विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित एवं अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपकी विज्ञान पुस्तक से विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। तो सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे भी जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सकें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ CBSE पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं के अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जो अध्याय का धातु एवं अधातु है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे हम यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं, धातुओं के कुछ भौतिक गुण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा धातुएं भारी, चमकदार, तन्य तथा आघातवर्ध होती हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। यहाँ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वर्तमान में 2024-25 की बोर्ड परीक्षा संचालित है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम तथा सूत्र बताइए। इसका उत्तर है एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है और सूत्र Al2O3.2H2O है। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे, 3 धातुएं बताइए जिनके सिक्के बनाए जाते हैं। 3 धातुएं हैं कॉपर, चांदी और सोना। प्रश्न चौथा है, धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। प्रश्न पांचवा है, भर्जन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया भर्जन कहलाती है। प्रश्न छठवा है, धात्विक ध्वनिक या सोनोरस धातुएं क्या होती हैं। ध्वनिक या सोनोरस धातुएं क्या होती हैं। इसका उत्तर होगा जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। प्रश्न सातवां है, विद्युत तार पर PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत क्यों होती है। तो उत्तर होगा विद्युत तार विद्युत सुचालक धातु से बने होते हैं, जबकि PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री विद्युत को चालक होती है, जिसके कारण विद्युत तार को छूने पर लगने वाले विद्युत आघात से बचा जा सकता है। प्रश्न आठवां है, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है। उत्तर होगा धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसलिए स्कूल की घंटी धातु से बनाई जाती है ताकि आवाज़ दूर तक सुनाई दे सके। प्रश्न 9वां है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ऐसी 2 धातुएं हैं सिल्वर एवं गोल्ड, अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। प्रश्न 10वां है, लोहे पर जंग क्यों लगता है। उत्तर होगा लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। प्रश्न 11वां, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका उत्तर होगा 24 कैरेट का। प्रश्न 12वां है, उन धातुओं का नाम बताइए जो ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड व हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो वह धातुएं होंगी एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक। प्रश्न 13वां है, सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव हैं। तो उत्तर है सोल्डर मिश्र धातु के 2 अवयव हैं, सीसा तथा टिन। प्रश्न 14वां है, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड क्यों होते हैं। तो उत्तर होगा ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। प्रश्न 15वां है, निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट, कॉपर, पाइराइट। तो हेमेटाइट का यहाँ पर सूत्र दिया गया है Fe2O3 और कॉपर पाइराइट का CuFeS2। प्रश्न 16वां है, अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो उत्तर होगा अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण उनके लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। प्रश्न 17वां है, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य बताइए। तो तांबे के शुद्धिकरण में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य वह है कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। प्रश्न 18वां है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं कौन सी होती हैं। तो उत्तर होगा सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। प्रश्न 19वां है, ऐसी कौन सी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। तो ऐसी धातुएं हैं गैलियम तथा सीजियम, क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। प्रश्न 20वां है, मरकरी या पारद के एक अयस्क का नाम बताइए। तो इसका एक अयस्क है जो वह है सिनाबार HgS। प्रश्न 21वां है, अपर रूप किसे कहते हैं। उत्तर होगा एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में भिन्नता होती है उन्हें अपर रूप कहते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। प्रश्न 22वां है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो उत्तर होगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
प्रश्न 23वां है, धातुएं तनी अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? उत्तर होगा धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र दिया गया है, धातु धन तनु अम्ल बराबर होगा लवण धन H2, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। प्रश्न 24वां है, अम्लराज या एकोरेजिया का संगठन क्या है? उत्तर होगा अम्लराज सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl का 1:3 में मिश्रण है, अर्थात अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में मिश्रण होता है। प्रश्न 25वां है, निस्तापन किसे कहते हैं? उत्तर होगा कार्बोनेट है, इसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। प्रश्न 26वां है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? उत्तर होगा ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, अतः विद्युत का चालन नहीं होता। प्रश्न 27वां, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कौन से वर्गों या भागों में विभाजित किया जाता है? जैसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। अब हम देखते हैं कुछ लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे प्रश्न पहला है, धातुओं के सामान्य गुणधर्म बताइए। तो धातुओं के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है, शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस व कठोर होती हैं तथा भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा है, धातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं। चौथा गुणधर्म है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा इनका गलनांक भी उच्च होता है, अतः इनको खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। पांचवा गुणधर्म है, धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं अतः बिजली के तारों पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड या PVC या रबड़ की परत चढ़ाते हैं, यह परत विद्युत की कुचालक होती है। छठवां गुणधर्म है, धातुएं ध्वनक या सोनोरस होती हैं, अर्थात कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो यह हमने देखे धातुओं के गुणधर्म। अगला प्रश्न है, अधातुओं के सामान्य गुण क्या हैं, लिखिए। तो अधातुओं के सामान्य जो गुण हैं वह नीचे दिए गए हैं। पहला गुण है, सामान्यतः धातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, ब्रोमीन या गैस हो सकती हैं। द्रव का उदाहरण ब्रोमीन है। अधातुएं इनमें चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तीसरा गुणधर्म है, अधातुओं गलनांक व क्वथनांक धातुओं से कम होता है। चौथा है, अधातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होती। पांचवा गुण है, अधातुएं विद्युत कुचालक होती हैं, लेकिन इसका अपवाद ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। छठवां गुणधर्म है, अधातुएं सोनोरस नहीं होती, अर्थात ध्वनिक नहीं होती। प्रश्न तीसरा है, मैग्नीशियम तथा सल्फर को दहन करने पर क्या होता है? प्राप्त यौगिक का पानी में विलयन बनाकर लिटमस से जांच करके बताइए कि कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तथा कौन सा क्षारीय। समीकरण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, मैग्नीशियम को वायु में गर्म करने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि क्षारीय होता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है तथा धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। इस ऑक्साइड को पानी में घुलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो लाल लिटमस को नीला करता है। सूत्र भी, समीकरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2Mg + O2 = MgO और MgO + H2 = MgOH2। अगला प्रश्न है, सल्फर भी वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि अम्लीय है, क्योंकि सल्फर अधातु है। इस ऑक्साइड को पानी में घुलने पर अम्लीय विलयन बनेगा, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रश्न का उत्तर है और इसी का भाग है। प्रश्न चौथा है, कॉपर तथा एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा? प्राप्त ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अभिक्रिया सहित बताइए। क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। समीकरण दिया गया है 2Cu + O2 = 2CuO, कॉपर, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसका भी समीकरण यहाँ पर दिया गया है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वह वैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से क्रिया करता है। तो यहाँ पर अम्ल तथा क्षारक, इनके साथ एल्यूमिनियम किस प्रकार से क्रिया करता है, यहाँ समीकरण दिया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण दिया गया है, Na2O + H2O = 2NaOH बनता है।
K2O प्लस H2O इक्वल टू 2KOH। यहाँ क्षार जो दिया गया है बनता है। प्रश्न 5वां है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर आदि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा तुलना करके इनकी क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न क्रियाशीलता दर्शाती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चून डालते हैं वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। सिल्वर तथा गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उपरोक्त सभी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। तो आप यहाँ क्रियाशीलता का क्रम देखें, यहाँ पर घटते क्रम में क्रियाशीलता दी गई है। सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम की दी गई है और सबसे कम क्रियाशीलता Ag या सिल्वर की दी गई है। प्रश्न 6वां है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। विभिन्न धातुओं को उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा यह अभिक्रिया ऊष्मा छिपी होती है, जिससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। समीकरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखते हैं मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। समीकरण भी आप यहाँ पर देख लें। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। प्रश्न 7वां एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं? तो उत्तर है यहाँ पर एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये तैरने क्यों लगते हैं? तो उत्तर होगा जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है कैल्शियम या Ca+H2O इक्वल टू CaOH2 प्लस H2 और उसमें ऊर्जा यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो सामान्यतः धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ कुछ समीकरण दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। प्रश्न 10वां है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसके आधार पर समझाइए कि किसी धातु लवण के विलयन की अन्य धातु से अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो उत्तर होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी निम्न प्रकार से है। सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर सोडियम होता है, और आप देख रहे हैं सक्रियता यहाँ घटती अभिक्रियाशीलता दी गई है। तो आप देख सकते हैं कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी उससे कम सक्रिय है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से या गलत अवस्था से विस्थापित कर देती है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यहाँ उदाहरण भी दिए गए, उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रश्न 11वां है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित
क्यों नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित नहीं होती है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। यह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, जैसे यहाँ पर समीकरण भी दिया गया है। इस समीकरण को भी आप देख लें। प्रश्न 12वां है, क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की एक पट्टी डाली जाती है और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी या स्ट्रिप डाली जाती है? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देखें। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की पट्टी डालते हैं तो विलयन से सिल्वर पृथक हो जाता है तथा कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिसके कारण विलयन नीला हो जाता है क्योंकि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाती है तो विलयन से कॉपर पृथक हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है तथा जिंक सल्फेट बनता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर समीकरण भी आप देख लें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। प्रश्न 13वां है, प्रकृति में धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस उत्तर को नोट भी कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट यहाँ से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 14 है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। तो भर्जन और निस्तापन में यहाँ पर अंतर दिया गया है। जैसे भर्जन, यह प्रक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड हेतु प्रयुक्त की जाती है और निस्तापन, यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड हेतु प्रयुक्त की जाती है। भर्जन, इसमें अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है और निस्तापन में इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। और भी आप यहाँ पर उदाहरण जैसे समीकरण दिया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी अयस्क की शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयोग पदों या चरण का एक चार्ट बनाइए। यह चार्ट नीचे दर्शाया गया है। इस चार्ट को भी आप देख लें। चार्ट यहाँ पर दिया गया है, तो इस चार्ट को आप बनाकर देख लें और इसे भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और इसलिए यह काफ़ी नरम होता है। सोना काफ़ी नरम होता है, इसलिए यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। प्रश्न 17वां है, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर या चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्यों? और अर्धवायु में कॉपर की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाती है? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि वायु में उपस्थित सिल्वर के साथ क्रिया करता है, जिससे सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है, जिंक आयरन से भी अधिक विद्युत धनी है, अतः इसका संचारण आयरन से अधिक तेजी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जबकि इसे आयरन के रक्षण या गैल्वनीकरण हेतु प्रयोग करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लें। हम शॉर्ट में देखते हैं। यदि सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे जाएं या सुनाए जाएं तो वीडियो की लेंथ बहुत अधिक हो जाएगी, अतः आप इन प्रश्नों को देख लें, उन्हें नोट कर लें। जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं, जैसे लोहे का शुद्ध अवस्था उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? बी है, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसे स्टेनलेस, इस्पात या स्टील किस प्रकार बनाया जाता है? तो आप यहाँ पर इनके उत्तर देखें। वीडियो को स्किप करके आप यहाँ पर इनके उत्तर लिख भी सकते हैं। 21वां प्रश्न है, इसे भी आप देख लें। 22वां प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो इसे भी आप नोट कर लें। 23वां प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। 23वां प्रश्न देख लें और इसका उत्तर आप नोट कर लें। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा जो आपकी कक्षा 10 की विज्ञान है उसका अध्याय 3 धातुएं और अधातुएं, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर देखे। इन प्रश्नों से आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण CBSE पैटर्न आधारित प्रश्नों के उत्तर देखे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।